गुड मॉर्निंग सर। देखिए, हम आज का लेक्चर जो है, हमने कल बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कवर किया है। 101 से लेकर के और 105 तक के सेक्शन को कवर किया। ठीक है, यहाँ पर हमने बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, किसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, कैसे ये शिफ्ट होता है, और अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट है किसी बात को लेकर के, तो उस पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग जिसने कोई बात रखी है अपनी कोर्ट के सामने, तो उसके उसका भार किसके ऊपर होगा, किसी व्यक्ति के ऊपर होगा। तो घूम फिर करके बात वही आ रही है, बस अलग अलग तरीके से उसको कहा गया है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब ऐसी कोई चीज या कोई ऐसा सबूत कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे मेरी जो प्रॉपर्टी है उस पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो फिर उसने उस कोर्ट ने कहा कि सबूत लाओ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ में वो क्या लाया, सबूत लाया कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने जो लाया डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल नहीं थे, तो कोर्ट क्या कहेगी मुझसे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ। 104 क्या कहता है कि आपको वो फैक्ट या वो एविडेंस जिससे आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हो, उससे पहले आपको कोई और एविडेंस, अदर अदर फैक्ट देनी पड़ेगी, अदर चीजों को प्रूव करना पड़ेगा जो जरूरी है उसके लिए। तो उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए 104 में, तो फिर क्या किया कोर्ट ने कहा था कि अदर फैक्ट को प्रूव करो। तो अदर फैक्ट क्या थे कि उसने कहा कि सेकेंडरी एविडेंस लेके आया कोर्ट के सामने। तो फिर क्या दिया उसने, सेकेंडरी एविडेंस कब ला सकते हो कोर्ट में, बताइए। कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब सेकेंडरी एविडेंस लाया जा सकता है। 65 वाली की है ना, वो ना या तो खो गया हो या मिल नहीं रहा हो, या फिर है ना वो लोक दस्तावेज हो, या फिर है ना वो उसी के पास हो, मतलब प्रतिपक्षी के पास ही हो और वो देने से वो मतलब प्रस्तुत नहीं कर रहा हो, ला रहा नहीं हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमें याद आया कि जो अपने सेक्शन नंबर 65 पढ़ रखा था, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो ये दर्शित करती हैं, वो ये बताती हैं कि आपके पास अगर ये कुछ कंडीशंस हैं, उन 8 कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन के अंतर्गत वो आ जाता है और उसको पेश कर देता है कोर्ट में कि सब ऐसे ऐसे ये हुई थी, इस वजह से मैं सेकेंडरी एविडेंस लेके आया हूँ, कोर्ट को माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी। तब वो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट के सामने अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 104 जब ये प्रूव कर देता है, तो फिर क्या कर सकता है, सेकेंडरी एविडेंस ला सकता है। ये भी हमने देख लिया। और इसके अलावा हमने देखा वहां पर सेक्शन नंबर 105 जो केवल किन से डील करता है, क्रिमिनल केसेस के अंदर अक्यूज जब कोई डिफेंस ले, क्या करे, अक्यूज किसी तरीके का डिफेंस ले रहा जा रहा है, और डिफेंस किस में लेगा, एक्सेप्शंस का। और एक्सेप्शंस किसके, आईपीसी के। आईपीसी के जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर बताया था, जैसे कि स्पेशल एक्सेप्शंस। चैप्टर नंबर 4 तो जनरल प्रोविजंस बताता है आपका एक्सेप्शंस के, जो 76 से लेकर के 106 तक के हैं, उसके अंदर पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा जनरल एक्सेप्शंस के अलावा कौन से हैं, उनके अलावा कुछ और बता रखे हो चैप्टर के अलावा है जो स्पेशल हो गए, जैसे कि 300 के अंदर आता है, 300 के अंदर 5 दे रखे हैं तो वो आ गए। 325 जो आपका ग्रीवियस हर्ट के बारे में है, उसके अंदर भी स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर, अंडर सेक्शन नंबर 335। तो वहां पर उसकी कम, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या होता है, उसको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो स्पेशल एक्सेप्शन होते हैं, उनमें क्या होता है कि सजा जो है जितनी एक्चुअल में मिलनी चाहिए उतनी ना मिल करके उसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है तो 300 में तो फांसी की सजा होगी या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो कल्पेबल होमिसाइड में पहुंच जाए, तो 290 में पहुंच गया ना, क्योंकि एक्सेप्शन में डील कर लिया उसने। तो जैसे ही एक्सेप्शन में डील करेगा तो जितनी सजा 300 की होगी उससे कम मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फिर उसको उसका बेनिफिट मिलना है। तो बेनिफिट जिसको मिलना है और जो इस बात का क्लेम कर रहा है कोर्ट में जाकर के, बर्डन भी किसका जाए, बर्डन भी उसी व्यक्ति के ऊपर आ जाए। कोई व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज को प्रूव करेगा। तो 10 इस तरीके से हमने क्या देखा कि 101 से लेकर के 104 जो है, वो जो सेक्शन है वो तो जनरल प्रिंसिपल्स बताते हैं, ये बता रहे हैं जनरल रूल।
लेकिन जब 105 से बात होती है स्टार्ट और 10 करीबन 14A तक की बात है, वो स्पेशल प्रोविजंस बता रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट मैटर को बता रहे, डील कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि ये इसका एक्सेप्शन होगा 101 से लेकर के 104 का। जैसे कि आपने देखा कि अगर कोई क्लेम किसके ऊपर, एक्शन किसके ऊपर ले रहा है, अक्यूज के ऊपर ले रहा है, तो वैसे तो जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसके ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर बर्डन होना चाहिए इसका, पीपी के ऊपर, ऐसा ही है ना। लेकिन जैसे ही डिफेंस लिया तो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, यूज के ऊपर। तो ये जनरल रूल के ही अगेंस्ट जाकर के या स्पेशल चीजों को डिक्लेयर करने वाली जो चीजें हैं वो इनके अंतर्गत आ जाती है, जो 105 से लेकर के 114A में बता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए मेन ये सब्जेक्ट मैटर होते हैं और इनमें किस तरीके से काम करना है वो ये चीज थी। अब देखिए ये तो एक स्पेशल बात हो गई जो हमने 101 से लेकर के और 105 तक के सेक्शन में कवर। आज जो हम बात कर रहे हैं 106 से लेकर के और करीबन करीबन 114A तक के जो प्रोविजंस हैं उनमें क्या बता रखा है, उनसे क्या डील होता है, उनके रिगार्डिंग बात करें। तो 106 निकालिए पहले। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें से? सारा कुछ क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या बता रहा है, सेक्शन नंबर 106 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अब कह रहा है कि जिसको नॉलेज होगी उसी के ऊपर भार होगा साबित करने की, जिसको नॉलेज होगी उसी के ऊपर क्या होगा, भार होगा इस चीज को साबित करने की। जैसे कि अक्यूज जो है वो कह रहा है कि मैं पागल हूं, क्या कहा उसने, पागल हूं। डिफेंस किसको चाहिए, इसको चाहिए, तो अब स्पेशल नॉलेज किसको है इस बात की, उसको ही। तो वही इस बात को साबित करे। या किसी व्यक्ति को आपने कोई काम सौंप दिया, किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप दिया आपने और वो काम केवल वो ही व्यक्ति कर सकता है, तो नॉलेज किसको थी उसके बारे में, उसी व्यक्ति को थी, और वो कहता है साहब मेरे से गलती हो गई, कहता है साहब नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसा कर दिया मैंने। अब वो ये चीज प्रूव करे, अगर नेग्लिजेंसी कर दी तो फिर गलती अगर उससे हुई है तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो पूरा कॉशन और केयर का ध्यान रखा था, मतलब मैंने जो एक्ट किया वो कैसे किया, गुड फेथ में किया, यही होता ना। जहां पर गुड फेथ में आप कोई काम कर रहे हो तो मतलब कॉशन केयर तो रखिए, लेकिन फिर भी हो गया तो फिर आपकी गलती है उसमें, नहीं होती ना। तो अब ये कहता है साहब मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम किया है, लेकिन फिर भी कोई गलती हो गई है तो फिर मैं इसके लिए लाइबल नहीं हूं। तो गुड फेथ में काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसको ये प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये नॉलेज में किसके में होगा, केवल इसी के में होगा कि नहीं होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ए नाम का व्यक्ति है, इसका काम क्या है, ये एएन जेएन जो भी होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, तो उनकी ड्यूटी है कि जहां पर भी तार है, तार जा रही है, इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी की मौत ना हो जाए। जैसे अभी अभी आंधी झक्कड़ चल रहा है ना, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, तो तार जो पोल्स होते हैं वो गिर जाते हैं कहीं पे, तो ये क्या है, इनका ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर कोई तरीके की असुरक्षा नहीं होनी चाहिए। तो अपनी मतलब पूरा प्रिकॉशन इनको ही करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। और इनकी वजह से सपोज करो इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से कहीं पर किसी की डेथ हो जाए, मतलब कोई तार टूटा हुआ था और वो ऐसा तार था जिसकी वजह से क्या हुआ, किसी भी नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई या उसको इंजर्ड हो गया, तो ये क्लेम करेगा नहीं करेगा, या इसके घर वाले करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ, एक खिलाफ तो क्लेम करेंगे, बोर्ड ही तो मेन है ना, तो उसका डिपार्टमेंट का हेड ये है तो इसी के पास जाएगा। अब ये कहता है साहब हमने तो पूरी सुरक्षा रखी थी हर चीज की, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करी थी, तो स्पेशल किसको नॉलेज थी इस बात के बारे में, अब ये समझा है कि इसने कैसी उस टाइम पर व्यवस्था कर रखी थी। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, क्लेम किसने किया, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि स्पेशल नॉलेज किसको किसको इस चीज के बारे में, बी को होगी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में, इसको होगी। अब ये साबित करेगा इस बात को
इस बात को करेगा कि साहब ये जो तार थी वो कैसे, हमने तो पूरा प्रिकॉशन रखा था। जब हमें पता चला कि ऐसे जो ये जो डिजास्टर अथॉरिटी होती है, मतलब जिनको तो ऐसे विभाग होते हैं ना, डिपार्टमेंट होते हैं, जो ये बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अब ये आंधी तूफान आने वाले हैं या कोई और चीज होती है, तो उस केस में हमें पता चला तो हमने क्या करा, पूरी की पूरी एक बार सर्वे करवा लिया हर जगह का कि कहीं पर कोई चीज टूटी हुई तो नहीं है। अगर ये चीज प्रूव कर देता है कि साहब हमारी तरफ से तो पूरी सुरक्षा रखी गई थी, फिर भी ऐसा हो गया, तो ये टॉर्ट के अंदर क्लेम करेगा, सिविल केस भी कर सकता है, जैसा ऐसे लगेगा करेगा। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा ए पर। ए से कोर्ट पूछेगी बताओ, तुम बताओ कि कहां पर तुम्हारी नेग्लिजेंसी नहीं थी और तुमने गुड फेथ में काम किया था, क्योंकि इसी की स्पेशल नॉलेज है। क्लियर है चीज? अब देखो, इसको समझो और शब्दों पे ध्यान देना। ये केस था, अभी केस भी लिखवाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है 106। इसके अंदर केसेस जो है वो डील किए जाते हैं, और इसके अंदर जो है जो विद इन स्पेशल नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है, जिसके पास ऐसी स्पेशल नॉलेज है वो ही इस चीज को प्रूव कर सकता है, और उसके अलावा किसी और के पास हो नहीं। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ, when any fact is especially within the knowledge of any person। देखो फैक्ट, कोई भी फैक्ट कैसे है, फैक्ट आप जानती हो, डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, फैक्ट क्या होते हैं, कोई भी स्थिति परिस्थितियां जो आपके सामने दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वो सब फैक्ट है। अब वो फैक्ट क्या है, ऐसा फैक्ट केवल उसी की नॉलेज में है, तो वो एक ही नॉलेज में है, क्योंकि बिजली का विभाग का यही डिपार्टमेंट अधिकारी है, इसी को पता है इसके बारे में। ऑफ एनी पर्सन, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब यहां पर सपोज करो ये नाम का व्यक्ति है, ये क्या है, ट्रेवलिंग कर रहा है किसी बस के अंदर, और ये बस का कंडक्टर जो है वो बी है। अब यहां पर ए नाम का व्यक्ति जो है उसको पकड़ लिया जाता है बी के द्वारा, या वहां पर फ्लाइंग आ गई, क्या आ गई, आती है ना बस के अंदर, तो वो उन्होंने उसको पकड़ लिया, किसको, ए नाम के व्यक्ति को। बी से तो क्या लेना देना उनका, बी तो कंडक्टर है उसके अंदर, तो इसको पकड़ लिया और इससे कहा कि बताओ टिकट। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि साहब मेरे पास तो टिकट थी लेकिन अभी नहीं है, अब खो गई है, तो अब ये क्या कहेगा, साहब मैंने तो टिकट ली थी लेकिन खो गई। अब प्रूफ कौन करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, इसके ऊपर। क्यों आ गया, क्योंकि टिकट के बारे में बस कंडक्टर को कौन ना पता होगा इन चीजों के बारे में, इसी के पास स्पेशल नॉलेज थी कि इसके पास टिकट थी या नहीं। अब सपोज करो यही अगर चीज दूसरी तरफ से देखी जाए, सपोज करो एक से एक्सीडेंट हो जाता है उस बस के अंदर, तो आपको पता है ना, जो जब एक्सीडेंट हो जाता है और सपोज करो उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है इसके साथ, तो फिर इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट बस के अंदर, तो इसकी घर वाले या ये क्लेम करता, करता कि नहीं करता। लेकिन अब भार किसके ऊपर आ जाता, बी के ऊपर आ जाता, क्योंकि अब इसे प्रूव करना पड़ता है साहब इसके पास तो टिकट ही नहीं थी, तो इंश्योरेंस कैसे मिलेगा। हमारी भी बात, ये कैसे शिफ्ट हो रहा है, तो जिसके पास जो नॉलेज है उसके आधार पर ये चीज शिफ्ट होती है। तो पहली सर्कमस्टांसेस में तो टिकट के ऊपर बात हो रही थी, तब ए के ऊपर था। जब क्लेम हुआ बी के पास, या बी जो डिपार्टमेंट था, जो डिपो होती है, उनके ऊपर क्लेम किया गया भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है और इस पर्टिकुलर बस में हुआ है, तो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है ये, तो फिर अब इसको सबूत करना है, इसको क्या पेश करना पड़ेगा वहां पे कि साहब इसके पास तो टिकट ही नहीं थी, तो इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर रहा है। हमारी बात, यही चीज है इसकी। तो ये शिफ्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, नॉलेज की बेसिस पे हो रहा है। सपोज करो इसने टिकट दिखा दी, फिर इसके ऊपर हो गया कि अब ये बताया कि इंश्योरेंस कैसे क्लेम नहीं कर सकते। देखिए कुछ चीजें हैं इसके अंदर लिखा हुआ है, when a person doesn't act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो ऐसा एक्ट कर रहा है जिसके लिए उसको रखा गया है, तो उसी इंटेंशन से कार्य करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, अदर देन दैट, उस इंटेंशन से कार्य नहीं कर रहा है जिससे इस काम के लिए उसे सौंपा गया था। तो नेचर और करेक्टर क्या है उसका,
कि जिस काम को दिया गया है उसी काम को करे, लेकिन वो उस काम के अलावा कोई काम करता है तो बर्डन किसके ऊपर आएगा? उसी के ऊपर आएगा। कि भाई उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुमको तुम्हारी ड्यूटी थी ये काम करना और तुमने क्या किया। तो जैसे ए नाम के व्यक्ति की क्या ड्यूटी थी? टिकट लेना, नहीं लिया ना, तो फिर इसके ऊपर विद इन स्पेशल नॉलेज आ गई इसको, कि इसको बताना पड़ेगा इसके बारे में कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, पूछेगी ना। बस तो यही चीज है। जैसे कि ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लैटिन मैगजीन जो है उसको लिखिए इसके साथ, रेस, RES, रेस इप्सा नोक्टिटस। सुना है इसके बारे में? शॉर्ट में पढ़ा होगा इसके बारे में। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो जिसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही शो करती है। मतलब द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब है द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। जैसे कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ने किसी को चाकू मारा और वहां पर उसके, वो वहीं पे खड़ा है जिसने चाकू मारा है, लोगों ने देखा भी है, तो अब किसी को सबूत पेश करने की जरूरत है क्या उसने चाकू मारा है? तो कोर्ट सबके सामने ही दिखाई दे रही है और स्थिति परिस्थिति दिखाई दे रही है कि उसके ऊपर खून लगा हुआ है और उसके फिंगरप्रिंट चाकू भी उसके हाथ में था, वो सारी चीज दिखाई दे रही है। तो अब पीपी को ये चीज कोर्ट पे दिखानी पड़ेगी या कोर्ट को कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, इसकी गलती नहीं। अभी सारा बर्डन किसके ऊपर आ गया? कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगी इसने ही मारा है। अब इसके ऊपर जो अक्यूज पर्सन है जिसने उसे मारा है उसी के ऊपर आ जाएगा। हाँ, कि अब तुम प्रूव करो कि क्या हुआ, क्योंकि अब स्पेशल नॉलेज किसकी मानी जाएगी? उसी पर्सन। जैसे कि एक अधिकारी था, कस्टम ऑफिसर था, वो रेगुलर बेसिस पे कस्टम का काम करता है, तो वो एक व्यापारी के घर गया, या व्यापारी का जहां पे बिजनेस होल्ड करता है वहां पर गया और रेगुलर चेकिंग करता है वहां। व्यापारी के जो और भी काम थे, उसने क्या करा कि जैसे ही वो कस्टम ऑफिसर घर उसके उस ऑक्यूपेशन पर एंटर होता है, उस प्लेस पर एंटर होता है, तो ऊपर से शुगर केन की जो शुगर शुगर के जो बैग्स हैं, चीनी के कट्टे जो हैं उसके ऊपर गिर जाते हैं। 50 किलो का कट्टा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गिरेगा तो स्थिति तो खराब हो ही जाएगी ना उसकी। उसने उसके ऊपर क्लेम कर दिया उस व्यापारी के ऊपर कि साहब ऐसे ऐसे इसने क्या कर दिया, मेरे ऊपर ही कट्टे गिर दिए। कुछ ना कुछ षड्यंत्र लगा उसको इस चीज के बारे में पीछे। तो ये चीज क्या है? ये वही चीज है कि यहाँ पर ये चीज शो हो रही है कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी किसकी रही है यहाँ पर। उसको पूरी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, वो आज तो आ नहीं रहा, हर रोज आ रहा है, फिर भी ऐसा कर रहा है, तो किसकी लाइबिलिटी अराइज हुई? कोर्ट के अंदर भी देखें तो किसकी हुई? उस व्यापारी की। वो कहता है कि नहीं साहब, मैंने तो पूरा का पूरा हर रोज हर तरीके से देखता हूँ, सावधानी से सारी चीजें रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कहीं से भी गिर रही है। तो अब नॉलेज किसके अंदर है? उस व्यापारी के अंदर। कस्टम ऑफिसर तो जा रहा है, ये आज कस्टम ऑफिसर के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है चीज घटना। तो नेग्लिजेंसी किसकी? उस व्यापारी की। तो अब वो ये पेश करे, वो साबित करे कि साहब जो ये नेग्लिजेंस हुई है, मैंने तो प्रॉपर क्वेश्चन किए रखे थे, लेकिन ये मेरी गलती से नहीं हुआ, ये तो अचानक ही हो गया, फिर भी ऐसा हो गया। तो फिर ऐसे केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? तो इस बात को साबित करे तो उस व्यापारी के ऊपर। अब जैसे कि एक और देखो, पुलिस की कस्टडी में कोई व्यक्ति है, ये सारे केसेस हो चुके हैं जिनको मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे केसेस लिखवाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट केसेस। पुलिस की कस्टडी है, पुलिस की कस्टडी में सपोज करो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, और वो चीज वहां से गायब हो जाती है, जिम्मेदारी किसकी? पुलिस की। तो बर्डन को साबित करने का भार किस पे? सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के पास सपोज करो उसकी कस्टडी के अंदर कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए या वो व्यक्ति भाग जाए वहां से, तो क्या कहा जाएगा? कि पुलिस ने भगाया है। क्या कहा जाएगा? पुलिस ने मारा है। सही कहा जाएगा ना? तो किसके ये सब थिंग स्पीक इटसेल्फ, सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने, तो कोर्ट में प्रिज्यूम करके क्या चलेगी कि इसने ही भगाया है। तो कोर्ट में पेश कौन हुआ? वो व्यक्ति हुआ, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर?
साबित करनी पड़ेगी। तो विद इन स्पेशल नॉलेज उसकी है ना। तो यही चीज सेक्शन नंबर 106 के अंदर प्रिंसिपल बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? रेस इप्सा लोक्युम। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए अब कुछ केसेस लिखिए, फिर इसके इलस्ट्रेशन देखिए। पहला है स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स DOCKS कंपनी। स्कॉट SCOTT स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी। 1865 का केस है। स्कॉट SCOTT वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी। 1865 का केस है। ये कस्टम ऑफिसर वाला और जो वो मैंने आपको बिजनेसमैन के बारे में बताया था उसी से डिटेल करता है। आप वहां पर लिख दीजिए कस्टम ऑफिसर सोगर बैग्स। और इस केस में आपको पता चल गया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हुआ था? कस्टम ऑफिसर पे होगा क्या? नेग्लिजेंसी किसकी? तो आप अगर चाहो तो एक चीज इसमें समझ लीजिए, मेनली जो ये बात करता है ना 106, ये नेग्लिजेंसी के बारे में बात करता है। जहां पर कोई व्यक्ति नेग्लिजेंट है तो नेग्लिजेंसी के बारे में केवल कोई व्यक्ति बता सकता है, तो उसी की स्पेशल नॉलेज में होती है सारी। तो अब वो कहेगा कि भाई मैं नेग्लिजेंसी में नहीं था, मैंने तो गुड फेथ में काम किया था, फिर भी ऐसा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है क्या? समझ में आ रही बात? एक और लिखिए, केरला केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस कामा लक्ष्मी अम्मा। ये आपका सर रिपीट करना। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस कामा लक्ष्मी। कामा KAMA लक्ष्मी अम्मा वर्सेस 1987। 1987 का एक केस है और इसके अंदर ये चीजें हुई। अब इसके अंदर वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मैंने केस बताया ना, आपने वायर टूटा हुआ था और उसको उससे करंट लग गया, कोई भी दिक्कत आई, तो वहां पर ये केस हेल्ड हुआ। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था वो बता रहा है कि साहब नेग्लिजेंसी हमारी तरफ से नहीं थी, हमने तो पूरा प्रिकॉशन किया। अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? उसको पैसा देना पड़ेगा ना उसको। एक और लिखिए दलीप, DALIP, जैसे दिलीप लिखते हैं ना, यहां पर दलीप है। दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1993। दलीप सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1993। ये जो कस्टोडियल डेथ बताई थी ना मैंने आपको, पुलिस की कस्टडी के अंदर या पुलिस की कस्टडी में कोई वस्तु रखी है, ठीक है, उनका अगर लेकर के कोई भी जिम्मेदारी होगी तो वो पुलिस की होती है, उन्हीं के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। स्पेशल नॉलेज उसके लिए। तो फिर ये केस इसमें हेड हुआ था, ईयर बता दिया ना मैंने, 1993। अब देखिए दूसरा लिखिए। अब सपोज करो किसी की कार के अंदर ड्रग्स मिलता है, किसी की कार के अंदर क्या मिलता है? ड्रग्स मिलता है। तो पुलिस वाले पूछेंगे ना कहां से आया तुम्हारे पास, तो सबको दिखाई दे रही है वो चीज। अगर वो वहां पे फोटो भी खींच लेते हैं और भी चीजें हो रही है तो वो सब चीज क्या है, वही प्रिंसिपल लागू हो रहा है नहीं हो रहा? रेस इप्सा लिक्विडेटर, कि भाई तुम्हारे पोजीशन में ये चीज कहां से आई, तो वो एक्सप्लेन किसको करना पड़ेगा? उस कार वाले को। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो गया? साबित करने का भार उस कार ड्राइवर पर होगा। तो यहां पर भी इस केस के अंदर ऐसा होगा, ठीक है।
इसके लिए इस शब्द का यूज किया जाता है पजेशन ऑफ कंट्राबैंड, पजेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड, CONTRABAND, B फॉर बॉय, BAND, पजेशन ऑफ कॉन्ट्राबैंड के नाम से ये जाना जाता है, जिसकी पजेशन में कोई चीज ऐसी है जो इलीगल है, जैसे कोई मटेरियल, सपोज करो ड्रग्स के अलावा कोई बंदूक मिल जाए या कोई और इलीगल चीजें मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, तस्करी का काम कर रहा है, तो वो आया कहां से, तो एक्सप्लेन किसको करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उसकी होगी ना ये चीज। तो फिर ये केस लिखिए, ज्ञानचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस, ज्ञानचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। इस केस के अंदर यही चीज हेल्ड हुई थी कि जहां पर उस व्यक्ति के पास ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिली, मटेरियल्स मिले उसके कार के अंदर, तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर हो जब वो ट्रैवलिंग कर रहा। तो अब उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या करेगा, एक्सप्लेन हाउ दे कम अबाउट पोजेशन ऑफ इट, कि वो आपके पोजेशन में कहां से आया। ठीक है, तो ये आपका 106 हो गया। अब इसका एक लास्ट सेक्शन, लास्ट इलस्ट्रेशन जो बताना था वो देख लीजिए। ए इज चार्ज द ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, रेलवे के अंदर क्या कर रहा है, कोई ट्रेन है उसके अंदर बिना टिकट के ट्रेवलिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर चार्ज लगा है, तो सपोज पर आपको पता है जुर्माना लगेगा उस व्यक्ति के ऊपर। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ गया है, पर उस व्यक्ति के ऊपर आ गया कि सब मेरे पास तो जो ऐसा स्वीकार कर रहा है कि मेरे पास तो टिकट थी, वो पेश करे इस बात को। अब हो गई, तो अगर सपोज करो ऑनलाइन टिकट करिए तो ऑनलाइन दिखाए, जैसे भी हुई है उस तरीके से दिखाए। क्लियर है ये चीज, 106 क्लियर। अब देखिए 107 और 108 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू 8 से इनका मेन से कोई रिलेशन नहीं, प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछे जाते हैं 107 और 108। आगे ये जो आपके हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आते हैं उनमें भी इनका काफी रोल होता है, और भी और जो लॉज होते हैं उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट। ये जो 107 जो सेक्शन है आपका, दो तीन प्रिजम्पशन इनके लिए यूज की जाती हैं। एक तो प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, देख लो, इट्स अ डील विद डॉक्ट्राइन और प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। या इसको कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, या इसको ये भी कहा जाता है कि प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूएंस, या कंटिन्यूटी ऑफ थिंग, ऐसे लिखो। देखो तीन तरह की प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। अब ये होती क्या है, इसके टॉपिक से ही समझ में आएगी ये चीजें कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कि कह रहा है द बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन known have known to have been alive within 30 years। मतलब एक व्यक्ति जो है इस बात को शो कर रहा है या उस बात के बारे में उसको पता है कि भाई ये व्यक्ति जो है वो 30 साल से जिंदा है, या 30 साल तक उसे जिंदा देखा गया है, इस बात की प्रिजम्पशन कोर्ट कर रही है खुद। मतलब कोर्ट कैसे करेगी, कोर्ट के सामने सबूत आए होंगे या कोई बात रखी हुई होगी तभी तो कोर्ट करेगी इस बात की प्रिजम्पशन। तो कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये आज या कल में या 10 साल पहले या 5 साल पहले भी अगर देखा गया है और देखा है किसी व्यक्ति ने, तो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी भाई 30 साल तक जिंदा ही था। तो इसे क्या कह रहे हैं, जैसे कस्टम होते हैं ना कि अब तक इस टाइम तक भी जैसे पहले से चलता आ रहा है और आज भी उसे मान रहे हैं, तो कंटिन्यूएंस की बात होती है ना। तो ये क्या होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएंस, कि वो उस टाइम से ही चलती आ रही है। तो कहा क्या समझेंगे कि वो व्यक्ति जो देखा गया है वो 30 साल से ही है। अब उससे मतलब नहीं है कि वहां पर वो व्यक्ति जो है, वहां पर वो जो व्यक्ति है उस वो कितनी एज का था नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो 30 ईयर का अगर शोन कर दिया तो फिर वहां पर कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो व्यक्ति क्या था, अलाइव था। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कोई व्यक्ति जो है, देखो यहां पर ए नाम के व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति में बहस शुरू हुई है, कि जो ये सी नाम का व्यक्ति है
वो मरा है या जिंदा है। जैसे कि आपने क्रिमिनल केसेस में देखते हो या सिविल केसेस में भी ये चीज पढ़ने को मिलती है, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि कोई एस्टेट दे रहा है अपनी, मतलब वसीयत करके जा रहा है, तो आप क्या पढ़ते हो कि पहले वसीयत प्रूफ करने से पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जिंदा है मर गया। वसीयत तो जब होगी ना किसी व्यक्ति की, जब मर गया हो। तो फिर यहाँ पर वही चीज है, ये जो सी नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठा हुआ है कि क्या ये व्यक्ति जो है, जो कोर्ट के सामने जिसकी वसीयत या कोई मर्डर किया गया है, क्या वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया है। ये कहता है कि साहब वो तो जिंदा है, पिछले 10 साल से देख रहा हूं मैं उसे, वो तो एग्जिस्टेंस में भी है व्यक्ति। तो इस व्यक्ति ने ये बात शो कर दी। लेकिन ये क्या कहता है कि नहीं साहब तो मर गया, ये इसके अपोजिट बोल रहा है, जबकि ये शो हो चुका है, कोर्ट को प्रिजम्पशन हो गई इस बात की। तो यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ की बात हो रही है, जो प्रिज्यूम कौन करता है हमेशा, हम करेंगे क्या। जिसके सामने आपने सबूत रखे होंगे उसके सामने तो वही प्रिज्यूम करके चलेगा ना। तो किसने करी, कोर्ट ने करी। तो कोर्ट ने प्रिजम्पशन करी इस बात की कि जब ये शो कर दिया गया या दिखा दिया गया कि साहब वो व्यक्ति उसके लिए एविडेंस लाया गया कि साहब मैंने तो उसे 10 साल पहले ही देखा था, और वो कह रहा है कि बहुत टाइम हो गया से मरे हुए, या वो कह रहा है मैंने 5 साल पहले ही देखा था। तो इसका मतलब जब किसी एविडेंस को, आई विटनेस को, जिसने उसे देखा है, जिस फैक्ट इशू के लिए आई विटनेस हो गया वो व्यक्ति, तो उसने ये शो कर दिया कि सच में वो व्यक्ति जिंदा था और उसकी उसकी बात हुई है, उसके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो ये चीज कोर्ट क्या मान लेगी, प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, या प्रिजम्पशन ऑफ फॉर लाइफ, लाइफ के लिए प्रिजम्पशन मान ली। और यही तो सर्वाइवरशिप, किसी व्यक्ति के जिंदा होने की बात क्या है कि वो 3 साल तक कंटिन्यूएंस में था, तो सर्वाइवरशिप ही तो है उसकी। तो यही चीज क्या है कि वो जिंदा था, सर्वाइव कर रहा था, तो ये चीज क्या हो गई, प्रिजम्पशन कोर्ट ने की इस बात को। अब जैसे ही उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई अपोजिट में आकर के बोलेगा कि साहब वो तो जिंदा नहीं था, तो फिर अब किसके ऊपर बर्डन आ जाएगा, कोर्ट कहेगी भाई तुम ही प्रूव करो, जब तुम ही कह रहे हो कि मर गया है, तो रहेगी कि नहीं रहेगी। ये चीज कहाँ है, सेक्शन नंबर 107। तो जो ये अफर्म कर रहा है या जो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति मर चुका है, मतलब उस चीज के अगेंस्ट, जिस चीज को कोर्ट ने प्रेज्यूम किया है उस चीज के अगेंस्ट अगर कोई बात कह रहा है, कोर्ट क्या कहेगी उससे, हमेशा कोर्ट कहेगी प्रूव करो। मैं तो मान के चल रहा हूं कि वो बंदा जिंदा है, अब वो कैसे पता चला, कोर्ट को कैसे प्रेज्यूम किया, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि कोर्ट ने तो प्रिजम्पशन कर ली, लेकिन उस प्रिजम्पशन के अगेंस्ट कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है कि वो व्यक्ति मर चुका है, तो भाई बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, when the question is whether a man is alive or dead। मैन का मतलब यहाँ पर फीमेल से भी है मेल से भी, इसमें मैन शब्द लिखा है तो इसका मतलब गलत मत समझ लेना कि भाई मैन की बात कर रहा है, ठीक है, दोनों चीज इंक्लूडेड। लेकिन यहां पर अंडरलाइन कीजिए, इट इज शोन, यह दर्शित किया जा चुका है। इसके सामने दर्शित करोगे, प्रदर्शित करोगे उस चीज को के सामने। और जैसे ही ये चीज कोर्ट के सामने पेश कर दी गई, दैट ही वाज अलाइव विद इन 30 इयर्स, कि वो व्यक्ति तो जिंदा था 30 साल से और अभी भी है, इसी चीज के तो बात हो रही है ना कि 30 साल से था वो व्यक्ति। तो कोर्ट इस बात को कोर्ट के सामने दर्शित कर दिया, तो कोर्ट ने प्रिजम्पशन कर ली इसके लिए। प्रिजम्पशन क्या की, प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ थिंग, प्रिजम्पशन ऑफ क्या कहते हैं, सर्वाइवरशिप, या प्रिजम्पशन फॉर लाइफ, कि वो जिंदा था व्यक्ति है, था वो है, व्यक्ति जिंदा है इस चीज के लिए। लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर आकर के क्या कह दे कि ही इज डेड, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड, कौन व्यक्ति, जिसके ऊपर प्रिजम्पशन कोर्ट ने कर ली कि वो जिंदा था, उसके बारे में कोई व्यक्ति कह रहा है कि ही इज डेड, इज ऑन द पर्सन हु अफर्म इट, उस व्यक्ति के ऊपर भार आ जाएगा कि ये व्यक्ति मर गया है, उस व्यक्ति पर जो ये कह रहा है कि ये व्यक्ति मर चुका है, ठीक है। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, उस व्यक्ति पर आ गया जो इस बात को कह रहा है। तो ये बात कहां लिखी हुई है, 107। बर्डन ऑफ प्रूफ समझ में आ गया कहां पर होता है, किसके ऊपर होगा। तो ये एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है, वैसे तो आपको पता है ना किसके ऊपर होता है ये चीजें। अब देखो वैसे ये पर्टिकुलर फैक्ट है, अब इस पर्टिकुलर फैक्ट को भी अगर 103 में देखो तो
पर्टिकुलर फैक्ट को जिसने ये कहा है, अफर्म किया है कि ये व्यक्ति मर चुका है, वैसे भी उस पे आ रहा है। और इस स्पेशल सर्कमस्टांस से जब मरने और जीने की बात हो तो फिर आप 103 का इस्तेमाल नहीं करोगे, फिर क्या ध्यान लोगे 107। लेकिन जब आप किसी तरीके का केस करते हो तो 101 कहता है इस बात के बारे में कि जो कहेगा सही करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, ये चीज है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर 107 प्रिज्यूम टू बी अलाइव, कि 107 में हमेशा क्या माना जाएगा कि कोई व्यक्ति जिंदा है, जब कई क्वेश्चन इस तरीके का होते और वहां पर ये चीज शो कर दी गई। क्लियर है चीज। अब देखो सेक्शन नंबर 108 जो है वो इसी के अपोजिट बात कर रहा है। जब इसके अपोजिट कोई बात करेगा तो जनरल रूल तो ये हो गया कि वो व्यक्ति जिंदा है, तो इसके अपोजिट जब कोई बात करेगा तो ये क्या हो गया, उसका एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा क्या, बात ही हो गया ना इस बात का। अब यहाँ पर ऐसी क्या बात बता रखी है, देखो burden of proving that a person is alive who has not been heard for a 7 years, कि भाई उस व्यक्ति को हमने 7 साल तक नहीं देखा है, ये कोर्ट में किसी व्यक्ति ने बता दिया आगे। लेकिन एक शब्द यहां पर यूज किया गया है सेक्शन नंबर 108 में, नेचुरली शब्द का। नेचुरली कौन पर्सन होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो उसके ही आसपास के लोग जो है जो उसको जानते हैं वही तो व्यक्ति होंगे। ऐसा थोड़ा ना कि अमेरिका के व्यक्ति को अगर कोर्ट में पेश करके आप कहते हो कि साहब उसको तो इसने देखा ही नहीं कभी, क्या मरा हुआ मान लिया जाएगा किसी? तो नेचुरली शब्द का मतलब है कि उसके माता पिता अगर ये कहे कि साहब हमने तो उस व्यक्ति को 7 साल से देखा ही नहीं है, तो कोर्ट क्या मान लेगी, प्रेजम्पशन क्या कर लेगी कि वो व्यक्ति मर चुका है। अब इसके अपोजिट तो कोई व्यक्ति क्या कहेगा कि साहब ये तो गलत कह रहे हैं, मरा नहीं है वो व्यक्ति। अब वो व्यक्ति जो ये अफर्म करे, ये स्वीकार करे या ये कहे कोर्ट के सामने जाकर के साहब ये व्यक्ति तो जिंदा है, तो कोर्ट ने तो प्रेजम्पशन क्या कर ली थी, प्रेजम्पशन ऑफ डेथ कहा जाता है इसको। देख लो 108 को क्या कहा जाता है, प्रेजम्पशन ऑफ डेथ। कोर्ट यहाँ पर प्रेज्यूम करके चलती है कि वो व्यक्ति जो है जिसके बारे में ये पता चला है कि ये 7 साल तक, वहां पर शब्द यूज किया गया था शोन और यहां पर किया गया है प्रूव्ड, ये चीज साबित हो चुकी है कोर्ट में। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट, देखो प्रोवाइड जो है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरल रूल तो 107 था इसका और एक्सेप्शन ये हो गया। Provided that when the question is whether a man is alive or dead, it is proved, अगर यह प्रूव हो जाता है, प्रूव को अंडरलाइन कर लीजिए, प्रूव, यह प्रूव हो जाता है कोर्ट में, he has not been heard for the 7 years by those who would naturally have been heard of him if he had alive, कि अगर ये कहा जाता कि अगर वो जिंदा होता तो उसे सुना जाता, हर्ट लिखा हुआ है तो सुना क्या या देखा गया का मतलब यहाँ पर ये है कि उसे देखा तो नहीं है लेकिन उसके बारे में सुना है कि वो व्यक्ति वहां पर देखा है या ये करा है वो करा है। तो सुनने का मतलब से है, हर्ट का मतलब यहाँ पर देखने से और सब तरीके से, मतलब उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है सोसाइटी के अंदर। लेकिन नेचुरली तौर पर उसके माता पिता या उसके भाई बंधु या उसके फ्रेंड ने उसे कभी ना कभी मिले होंगे 7 साल के अंदर। तो अगर 7 साल के अंदर मिले हैं तो अलाइव है तो है ही, और नहीं मिले तो assumption कर ली। अब उसके फ्रेंड को या उसके माता पिता को लेके आएगा कोर्ट में,